Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today we are going to discuss about Matthew Arnold, that is UPPGT English Literature. Okay, this topic is already included in our topic exam, that is UPPGT. Okay, and one of the author's name is Matthew Arnold. He took born on 1822 and he died on 1883. Okay, so you have to remember all these years. Okay, so let's get started the video. But before that, if you have not subscribed our channel, subscribe it and share it so that every aspirant will get our videos. Okay, so let's start the class. माथ्यू अर्नोल्ड जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 24 दिसंबर 1822 में उनका जन्म हुआ था. कहाँ पर हुआ था? लैलेहम, इंग्लैंड में हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट, इंग्लैंड में हुआ तो उनका नेशनलिटी क्या होगा? ब्रिटिश होगा. ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1888 में हुई थी, 15 अप्रैल. उनका एज कितना था? 65 एज के थे वो. ओके, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लिवरपूल, इंग्लैंड में हुई थी. ठीक है, ऑक्यूपेशन, उनका बिजनेस क्या था? हर मैजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, IS थे. ठीक है, नेशनलिटी ब्रिटिश. ओके, पीरियड, वो कौन से पीरियड के राइटर है? तो विक्टोरियन पीरियड के हैं. ठीक है, नेक्स्ट, जेनर, वो किस टाइप के लिखते थे? पोइट्री लिखते थे, लिटरेरी लिखते थे, सोशल एंड रिलीजियस क्रिटिसिज्म भी थे वो. ओके, तो ये तो हो गया इनका डिस्क्रिप्शन. ओके, अब देखते हैं उनका नोटेबल वर्क्स. उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट लिखी हुई है. तो वो है डोवर बीच, द स्कॉलर जिप्सी, थीसिस, कल्चर, एनार्की, लिटरेचर एंड डॉगमा. ये सब उनके नोटेबल वर्क्स है. ओके, थीसिस उनका फेमस क्वेश्चन है, जो ये ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन में हमारे UPPGT में पूछा गया है कि थीसिस किसने लिखा है. तो आंसर क्या होगा? आर्नल्ड जी होगा. ठीक है, उसकी स्पाउस यानी वाइफ का नाम क्या था? फ्रांसिस लूसी. ओके, उनकी मिसेस का नाम क्या था? फ्रांसिस लूसी. चिल्ड्रन, उनके बच्चे कितने थे? टोटल 6 बच्चे थे. ठीक है, जो कि आज के ज़माने में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. आप सब लोग जानते हैं मैक्सिमम 2 बच्चे, उससे अधिक अगर कोई बच्चे हैं तो वो क्या है? बवासीर है. एक फिल्म में डायलॉग दिया था ऑलरेडी, है ना? 2 बच्चे मीठे खीर, उससे अधिक बवासीर. ओके, आई एम जस्ट जोकिंग. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. मैथ्यू अर्नोल्ड. Arnold is regarded as the greatest elegiac poet of England. He is mainly a writer of personal expressions of grief, but he is also philosophizes over the fate of humanity in general. As a matter of fact, his elegies are an expression of his inherent pessimism and sense of loneliness. तो अर्नोल्ड जी क्या थे? एलिजिक. एलिजिक मतलब जब कोई मर जाता है तो उसको हम जब एक्सप्रेस करते हैं पोएम लिख कर, तो उसे क्या कहते हैं? हम एलिजी बोलते हैं. ठीक है, एलिजी. जब हम किसी को दुखी व्यक्त करते हैं किसी के मृत्यु पर, तो उसे हम जब कुछ लिखते हैं तो उसे एलिजी बोलते हैं. ठीक है, तो अर्नोल्ड जी एक बहुत फेमस एलिजी थे, एलिजी लिखने वाले थे. और सिंस वो एलिजी लिखते थे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? एलिजिएक पोइट बोलेंगे. ठीक है, तो ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एलिजिएक पोइट. कहाँ के? इंग्लैंड के. उनकी जन्म इंग्लैंड में हुई थी. ओके, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है. ही इज़ मेनली ए राइटर ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ. ग्रीफ मीन्स दुखी. ठीक है, उन्हें खुद को लाइफ में बहुत पर्सनल एक्सप्रेशन मिला था, पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था दुख का. ठीक है, बट ही ऑल्सो फिलोसोफाइजेज ओवर द फेट ऑफ ह्यूमनिटी इन जनरल. लेकिन वो फिलोसॉफी अपने देते थे ह्यूमनिटी को लेकर. ह्यूमनिटी, उनका लक, ओके, उनका भाग्य, जनरली इस सब बातों को डिस्क्राइब करते हुए लिखते थे. ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हिज एलिजीज आर एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज इनहेरेंट पेसिमिज्म. तो उनका जो एलिजी था वो टोटली एक्सप्रेस किया, किसको एक्सप्रेस करते थे? पेसिमिज्म एंड सेंस ऑफ लॉनलीनेस, यानी अकेलापन, दर्द, दुख. ओके, इस तरह से वो एक्सप्रेस करते हुए पेसिमिज्म, पॉजिटिव थिंकिंग. ठीक है, इस तरह से बातों को वो डिफाइन करते हुए एलिजीज वगैरह लिखते थे. ठीक है, His expressions of grief have been called the Virgilian cry of horror over the mournfulness of human destiny. तो उनका जो दर्द रहता था, मीन्स ग्रीफ जो है दर्द, ओके, दुखी. तो उसका जो दुखी जो रहता था उनका, उसको जो एक्सप्रेस करते थे उसे क्या कहा जाता है? द विर्जिलियन क्राई ऑफ हॉरर ओवर द मॉर्नफुलनेस ऑफ ह्यूमन डेस्टिनी. जो इंसान का डेस्टिनी है, भाग्य है, ठीक है, उसको मॉर्नफुल मीन्स सब टोटली हमारे दुख की बात है. ठीक है, तो उस दुख का दर्द, हॉरर, ठीक है, वो भय, अब क्या हो जाएगा, जिंदगी अब क्या दिखाएगा. ठीक है, ये जो डर था, इस दर्द को वो बहुत अच्छे से प्रकाश करते थे अपने पोएम के जरिए, अपने एलिजी के जरिए. ठीक है, बट इट इज़ टू बी
noted that his lamentations are always characterized by classical self-control, dignity and decorum. लेकिन वो क्या करते थे, अपने लैमेंटेशन यानी लैमेंट मीन्स दुखी, ओके, लोनलीनेस, तो उस दुखी को वो जो एक्सप्रेस करते थे वो एक्चुअली करेक्टराइज मीन्स उसमें क्या दर्शाते थे, टोटली अपने ऊपर कंट्रोल रख के वो अपनी दर्द को दर्शाते थे। जब भी वो कुछ लिखते थे तो जितना भी दर्द रहता था वो टोटली उस दर्द को, तो अपने दर्द को जब एक्सप्रेस करते थे तो टोटली उसमें क्या रहता था, सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रख के वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करते थे, ठीक है। डिग्निटी मीन्स बहुत शांत तरीके से, ओके, बहुत ही अच्छे आचरण से, शांति से अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए वो उसे एक्सप्रेस करते थे जो भी उनका दर्द रहता था, ठीक है, वाइल राइटिंग द पोएम। एंड डिकोरम, डिकोरम मीन्स सेम, विनम्र आचरण, शिष्टाचार यानी पोलाइट बिहेवियर दैट इज अप्रोप्रिएट इन ए सोशल सिचुएशन। सोशल कंडीशन में जब भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है शिष्टाचार, ठीक है, और शिष्टाचार के हिसाब से वो बहुत अच्छे से अपने बातों को एक्सप्रेस करते, दर्द को एक्सप्रेस करते थे, ठीक है। शिष्टाचार हो गया डिकोरम, डिग्निटी हो गया शांत, ओके, सेल्फ कंट्रोल पता ही है। तो मैंने जो आप लोगों को मतलब ऐसा लगेगा कि थोड़ा आपको का प्रॉब्लम होगा समझने में, तो मैंने आपको लिख कर भी दे दिया है, ठीक है। तो उनका जो जितने भी दर्द को एक्सप्रेस करते थे सेल्फ कंट्रोल रखते हुए शांतिपूर्वक और शिष्टाचार सब एक साथ लेकर वो अपनी कविता को लिखते थे, ठीक है। रग्बी चैपल इज ए पर्सनल एलिजी इन विच द पोएट मॉर्न्स द डेथ ऑफ हिज फादर। रग्बी चैपल जो है ये उनका एक एलिजी है यानी दर्द है, ठीक है, पर्सनल है, जो कि उनका खुद का पर्सनल लाइफ के ऊपर एलिजी था। उन्होंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया था इस पर्सनल दर्द को, और उन्होंने उस पोएट ने उन्हें वो अच्छे से एक्सप्रेस किया था किसमें, रग्बी चैपल में, ठीक है। और एलिजी है तो किसके मौत पर उन्होंने एक्सप्रेस किया था, तो अपने फादर के ऊपर। ही मॉर्न्स द डेथ ऑफ हिज फादर, उनके खुद की पापा की मृत्यु पर उन्होंने इस एलिजी को लिखा था, रग्बी चैपल, ठीक है। इट शोज आर्नल्ड्स एलिजिक जीनियस एट इट्स बेस्ट। तो आर्नल्ड जी का ये एलिजिक जीनियस था, बहुत जीनियस से एलिजी लिखने में, तो ये उनका एलिजी जो है जीनियस को दर्शाता है, वो कितने जीनियस एलिजी लिखने में, एट इट्स बेस्ट यानी अपना बेस्ट तरीका उन्होंने यूज़ किया था, और इस तरह से उन्होंने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए रग्बी चैपल को दर्शाया था, ठीक है। इन थीसिस ही मॉर्न्स द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। थीसिस में उन्होंने अपने फ्रेंड की मृत्यु को दर्शाया था, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन आर्थर क्लफ, और किसकी मृत्यु को दिखाया था, तो आर्थर क्लफ। थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऑलरेडी यूपीपीजीटी एग्जाम में पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ थीसिस। थीसिस एक एलिजी है रिटन बाय अर्नल्ड, ओके, एंड मॉर्न्स ऑन द डेथ ऑफ आर्थर क्लफ, जो कि उनके फ्रेंड थे, ठीक है। ही मॉर्न्स द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड दैट इज आर्थर क्लफ, ओके। फर्स्ट उनका रग्बी चैपल है जो कि उनके फादर की मृत्यु पर है, ओके, एंड सेकंड उनका थीसिस है जो कि आर्थर क्लफ की मृत्यु पर है। आर्थर क्लफ यानी हिज फ्रेंड, किसकी फ्रेंड, तो अर्नल्ड क्लफ जी की फ्रेंड, ओके। ही वॉज नॉट ओनली ए पोएट, अर्नल्ड क्लफ, सॉरी, मैथ्यू अर्नल्ड, ओके, ही वॉज नॉट ओनली ए पोएट बट ऑल्सो ए ग्रेट क्रिटिक ऑफ हिज टाइम। सो वो सिर्फ एक पोएम नहीं, मतलब पोएम ही नहीं लिखते थे, ही वॉज जस्ट नॉट ओनली पोएट, वो सिर्फ एक पोएट ही नहीं थे बट एक ग्रेट क्रिटिक्स थे, ठीक है, अपने समय के बहुत बड़े क्रिटिक्स थे जो क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों के लेखन को, उनको पढ़कर फिर उसे क्रिटिसाइज करेंगे, उसमें क्या खामियां हैं, क्या पॉजिटिवनेस है, एवरीथिंग को दर्शाते हैं। सो दैट इज़ क्रिटिसिज्म, ओके। जैसे इन्होंने क्रिटिसाइज किया था हमारे जॉन कीट्स को, विलियम वर्ड्सवर्थ को, सबको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताए भी हुए हैं कि अर्नल्ड जी ने किसको किस तरह से क्या नाम देते हुए क्रिटिसाइज किया है, ओके। प्रीवियस वीडियोज़ में अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं प्री-रैफेलाइट पोएट्स। It was in 1848 that a pre-Raphaelite brotherhood was formed in England by 3 young painters, including D.G. Rossetti. These young artists aimed at a return to older principles in painting, but many of these were gifted writers. D.G. Rossetti may be called the apostle of beauty. So, 1848 का टाइम का बात चल रहा है, प्री-रैफेलाइट पोएट्स, ठीक है। इसमें एक ब्रदरहुड का फॉर्मेशन हुआ था, प्री-रैफेलाइट ब्रदरहुड, सॉरी, एक प्री-रैफेलाइट ब्रदरहुड का फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था, जिसमें 3 यंग पेंटर्स थे, जिसमें एक कौन थे, डीजी रोसेटी। डीजी रोसेटी का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, ठीक है। दीज यंग आर्टिस्ट एम्ड एट रिटर्न टू ओल्डर प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग।
पेंटिंग में ओल्ड पहले का जो भी प्रिंसिपल्स था, नियम था, लॉज था, उसे वो लाना चाहते थे पेंटिंग में। ओके, बट इन मैनी ऑफ दीज वर गिफ्टेड राइटर्स, उसमें से बहुत लोग गिफ्टेड राइटर्स थे, भगवान जी का दिया हुआ राइटर्स, जो कि गुण उनमें दिया हुआ था ऑलरेडी राइटिंग लिखने का। ठीक है, जैसे इसमें हमारे डीजी रोसेटी जी हैं, ही इज मे बी कॉल्ड द एपोस्टल ऑफ ब्यूटी। उन्हें तो एपोस्टल मीन्स धर्मदूत। ओके, दूत आप बोल सकते हैं। तो हमें डीजी रोसेटी को क्या नाम दिया गया था? द एपोस्टल ऑफ ब्यूटी, यानी सौंदर्य का दूत। ओके, किसे बनाया गया था? डीजी रोसेटी जी को। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टेंडेंसी टू डिस्क्राइब फेमिनिन ब्यूटी, ही वाज क्रिटिसाइज्ड एज ए फ्लैशली poet, but it must be said that he is not sensual but sensuous. Besides, he usually combines physical beauty with spiritual beauty. डीजी रोसेटी जी जो थे वो किस टाइप के राइटर थे? वो टोटली हमारे फेमिनिन ब्यूटी को दर्शाते थे। ठीक है, वो सेंसुअल नहीं थे बट सेंसुअस थे। ठीक है, बट सब लोग उन्हें मानते हैं कि ये एक फ्लैशली पॉइंट थे, उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था कि ही इज़ ए फ्लैशली पॉइंट। ओके, बट वो सेंसुअल नहीं थे, वो क्या थे? सेंसुअस थे। बहुत अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हुए वो सेंसरी पोएम्स लिखते थे, सेंसरी राइटिंग्स करते थे। ठीक है, बिसाइड्स ही यूजुअली कंबाइंस फिजिकल ब्यूटी विद स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो वो जब वो लिखते थे तो फिजिकल ब्यूटी के साथ साथ स्पिरिचुअल ब्यूटी को भी दर्शाते थे। ठीक है, द चीफ प्री रेफिलाइट दैट ट्राइड दैट इज पिक्टोरियल क्वालिटी इज ऑल्सो एन एसेंशियल फीचर ऑफ हिज स्टाइल। वो जो लिखते थे उसमें पिक्टोरियल क्वालिटीज दर्शाते थे, पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छे से वो अपनी कहानियों को, अपनी जो बातों को बहुत अच्छे से दर्शाते थे, जो कि उनका लिखने का स्टाइल था। ठीक है, दैट इज पिक्टोरियल क्वालिटी। ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिक्टोरियल क्वालिटी। फेमस वर्क्स ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड। आर्नल्ड जी का फेमस वर्क्स क्या क्या है? एसिड क्रिटिसिज्म, ठीक है, कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड डोगमा, गॉड एंड द बाइबल, रग्बी चैपल, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, एलिजी है अपने पापा को लेकर, हिरसिस है जो कि उनके फ्रेंड को लेकर था हमारा, आर्थर क्लफ को लेकर, द स्कॉलर जिप्सी, एम्पिडोकल्स ऑफ एटना, सोहराब एंड रोस्टम, नामरे वर्सेस टू वर्ड्सवर्थ. So all these are important notable works of Matthew Arnold. Okay, he was the famous critics. Okay, so आपको अच्छे से ध्यान देना है और इस तरह से आपको लर्न करना है उनकी सारी राइटिंग्स को, कब क्या लिखा उन्होंने, एवरीथिंग देखना है. ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट आपको इसके एमसीक्यूज प्रोवाइड करूँगी मैथ्यू आर्नोल्ड जी के, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो हमारे वीडियोस को देखते रहिए. अगर आपको पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए. आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है. थैंक यू. जय हिंद.